हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चा लोग, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आप बोल सकते हैं एक टाइप की हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सीरीज़ कैसी है आगे बात करते हैं हम उसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो टर्म वन है उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, अब टर्म वन के एग्ज़ाम चाहे आपके अच्छे गए हों चाहे बुरे गए हों, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो पास्ट था, वो जा चुका है। और फ्यूचर आने वाला है, यानी कि टर्म टू के जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं। तो भाई हमें करनी है मेहनत। ठीक है, तो एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो टर्म टू के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं एसएसटी से रिलेटेड, चाहे वो हिस्ट्री के हो गए, चाहे वो इको के हो गए, चाहे वो सिविक्स के हो गए, चाहे ज्योग्राफी के हो गए, इन सब की हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। अब इस सीरीज़ में करेंगे कि हम इस सीरीज़ में हम एमसीक्यूज़ के थ्रू, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, ठीक है, क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर की बात करूं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो सीरीज़ है वो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, और पढ़ाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं ये थोड़ा सा मान के चल रहा हूँ कि आपने ना ये जो चैप्टर है इसके थोड़े से बेसिक्स पढ़ रखे हैं, कुछ चीज़ें पता हैं इस चैप्टर के बारे में, जो कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में हम, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर होंगे तो हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, पूरा लेक्चर तो कवर हो नहीं सकता। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड महात्मा गांधी डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा बहुत आपको पता होगा इसके बारे में, तो खिलाफत इशू के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा इस चैप्टर में। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली कि महात्मा गांधी ने अपने साथ खिलाफत इशू को क्यों उठाया। ठीक है, यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ बेसिकली गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को अपने साथ क्यों लिया। तो उसका पहला रीज़न है टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम। ऑप्शन जो बी है वो क्या है? टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, और ऑप्शन जो सी है वो है टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। एंड ऑप्शन जो डी है वो है नन ऑफ द एबव। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने ये इसलिए किया था क्योंकि हिंदू और मुस्लिम साथ मिलके अंग्रेजों से लड़ाई करें। ठीक है, अब हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं खिलाफत इशू के बारे में। तो खिलाफत इशू को समझाने से पहले हम थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में जानते हैं। तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो वर्ल्ड वॉर वन में दो टीम्स थी। टीम ए में आप बोल सकते हैं ब्रिटेन था। ठीक है, और इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया क्योंकि कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो कहीं ना कहीं इंडिया भी ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, फोर्सली लड़वा रहे थे, वो ज़बरदस्ती लड़वा रहे थे। और अगर मैं बात करूं टीम बी की, तो टीम बी में कौन था? टीम बी में था जर्मनी। और जर्मनी के साथ कौन था? जर्मनी के साथ था टर्की, जो उस टाइम का क्या था? ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ऑटोमन टर्की बोलते थे जैसे हम। ठीक है, तब हुआ क्या कि ब्रिटेन ने टर्की को हरा दिया, ओटोमन एम्पायर को हरा दिया। और यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, जो उनके स्पिरिचुअल लीडर होते हैं ना, जिन्हें हम खलीफा बोलते हैं, ठीक है, उनके टाइटल को छीन लिया। ठीक है, जैसे खलीफा की बात करूँ तो खलीफा जो इस्लाम धर्म है उसमें इनके जो स्पिरिचुअल गुरु जो हैं उन्हें हम खलीफा बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो खलीफा जी थे, ये एक टाइप के पॉलिटिकल लीडर भी थे और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल लीडर भी थे। ठीक है, रिलीजियस लीडर भी थे, किसके? मुस्लिम्स के। जैसे क्रिश्चियंस में कौन होते हैं? पोप होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मुस्लिम्स में कौन होते हैं? खलीफा। तो इनका टाइटल कहीं ना कहीं छीन लिया इनसे, एक ट्रीटी साइन करवाई गई। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे अब क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके गुरु हैं, तो यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स थे ना, उनके भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। ठीक है, और ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये लीड किसने किया? तो दो मुस्लिम लीडर थे उस टाइम, इनका नाम क्या था? मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को इनिशिएट किया। और इनका साथ किसने दिया? इनका साथ दिया गांधी जी ने। अब गांधी जी का लॉजिक क्या था इस चीज़ के पीछे? गांधी जी का लॉजिक ये था कि भैया अगर हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलके, ठीक है, यूनिटी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अब पैरेलली चल क्या रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया था, रोलेक्ट एक्ट जो पास किया था, वो सत्याग्रह चल रहा था। प्लस गांधी जी ने ये जो मुस्लिम्स का इशू था, खिलाफत इशू था, वो मर्ज कर दिया और एक मास एगिटेशन शुरू किया, किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही है इस कॉन्सेप्ट में, खिलाफत मूवमेंट यही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। विच वॉज द फर्स्ट मेजर मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो भैया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मेरे को पता है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
ऑप्शन नंबर बी है खेड़ा मूवमेंट 1918। ऑप्शन नंबर सी है द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 और ऑप्शन डी है ऑफ द। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, जो गांधी जी थे बेसिकली, इनने सबसे पहले जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले कौन सा मूवमेंट शुरू किया था, वो था द चंपारण सत्याग्रह 1917। ये ठीक है, 1917 में शुरू किया था। अच्छा, अब हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जानते हैं। तो भैया गांधी जी की जो इंडिया में एंट्री होती है ना, वो होती है 1915 में। 1915 में ये अफ्रीका से इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो जब इंडिया की हालत देखते हैं कि भाई हाँ, इंडिया में भी यही सब इशू चल रहा है, यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने एक कॉलोनी बना रखी है, यहाँ पे अंग्रेज काफ़ी ऑपरेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंडियंस को, ठीक है, काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई गांधी जी ने अपनी जो टैक्टिक्स थी उन्हें अपनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे इनका जो पहला मूवमेंट था, जो पहला सक्सेसफुल मूवमेंट था आप बोल सकते हैं, वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। यहाँ पे इशू क्या था बेसिकली, यहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो वहाँ के किसानों को, यानी कि चंपारण के किसानों को फोर्स कर रहे थे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इंडिगो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इंडिगो से ना जो प्रोडक्टिविटी होती है लैंड की, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस वजह से वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी खेड़ा मूवमेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, खेड़ा की बात करूँ तो ये आया था 1918 में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक इशू उठाया था, यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके साथ मिलकर किया था इनने खेड़ा मूवमेंट। और यहाँ पे जो किसानों के इश्यूज थे, जो एक्स्ट्रा वो टैक्सेस वगैरह पे कर रहे थे, इसके लिए जो मूवमेंट था ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ये अलग चीज़ है। ये तो एक मास मूवमेंट था, मास एगिटेशन था, किसके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया में जो बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है, एक देशभक्ति की भावना। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, ठीक है, ये इमर्ज कैसे हुआ इंडियंस के अंदर। ठीक है, इंडियंस के अंदर कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है, द सेंस ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज these groups together within one movement. Option number C, as in Vietnam and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैं पहले ऑप्शन पर आता हूँ। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द सेंस ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक टाइप की ना एक यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे क्योंकि इंडिया भी एक कॉलोनी था। ठीक है, यहाँ पे इंडिया कॉलोनी था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को। तो यहाँ पे एक टाइप की जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है ना, कि हाँ, जो हम एक कॉमन जो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, तो यहाँ पे ना एक टाइप का आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऑपरेस्ट किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो चीज़ लोगों के अंदर आने लगी थी धीरे धीरे। लोगों को पता चलने लगा था कि जो अंग्रेज हैं बेसिकली हमें लूटने आए हैं। ठीक है, हमें अपना कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब कोई बाहर की कंट्री हम पे आके हमें, ठीक है, हमें सब्जुकेट करती है, ठीक है, हमारे ऊपर ऑपरेस्ट करती है, हमें एक्सप्लॉइट करती है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनिज्म। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी बनाया था, कोई वो रूल नहीं कर रहे थे हमसे, वो हमें लूटना चाहते थे एक्चुअली वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये कहीं ना कहीं बात लोगों की समझ में आ गई। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्ज दीज ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी का रोल बहुत बड़ा है। अब 1915 में महात्मा गांधी की एंट्री होती है इंडिया में। अब जब एंट्री होती है तो महात्मा गांधी समझ जाते हैं, तो यहाँ पे ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को एक बांटते हैं, यूनाइट करते हैं और मूवमेंट को साथ में, ठीक है, चलाते हैं यहाँ पे यूनाइट करके। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ एज इन वियतनाम मैनी कंट्री, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, जो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, ठीक है, अब वो चाहे वियतनाम हो गया या अदर कॉलोनी, अफ्रीका हो गया, इंडिया भी उनमें से एक था। तो यहाँ पे ना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, ये जो अंग्रेज हैं बेसिकली ये हम पे रूल करने आए हैं, हमें लूटने आए हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं नेशनलिज्म की फीलिंग उमड़ के आई। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब नेशनलिज्म है क्या बेसिकली, नेशनलिज्म क्या है, जब आप आज के टाइम पे अगर मान लीजिए कहीं भी अटैक होता है, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, तो आप क्या बोलते हैं। अब मैं यूपी का हूँ जैसे, ठीक है, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा मैं तो यूपी का हूँ, हमें क्या मतलब। ठीक है, हमें ख़राब लगता है, क्यों, क्योंकि एक फीलिंग है हमारे अंदर, नेशनलिज्म की फीलिंग है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एक फीलिंग होती है एक देश के लिए आपने, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए जो भी फीलिंग्स आती हैं, एक यूनाइट फीलिंग जो होती है, एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होती है, उसे हम बोलते हैं नेशनलिज्म। और ये सब जो लिखा है ना, यही लिखा है, ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो विच इवेंट लेड टू टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाई गांधी जी। तो भाई ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी ने, ठीक है, ठीक है, बैक ऑफ कर लिया था किसको, कौन सा कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों लिया था? ऑप्शन ए पासिंग रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग मसैकर, एंड ऑप्शन नंबर डी चोरी चोरा इंसिडेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपने थोड़ा सा भी अगर ये चैप्टर पढ़ रखा है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम। तो भाई चौरी चौरा एक डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी जी ने पहले बता दिया था कि जो मूवमेंट है ना, एक नॉन वॉयलेंस तरीके से होगा ये, इसमें कोई भी हमें वॉयलेंस नहीं करना, हमें शांतिपूर्ण तरीके से बस कॉपरेट नहीं करना। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मतलब हमें कॉपरेट नहीं करना अंग्रेजों के साथ। ठीक है, गांधी जी का बेसिकली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन कई लोगों ने इसे थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया और यहाँ पे वो हिंसा पे उतर आए। तो होता है क्या है, कोई चौरा चौरी नाम का डिस्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे बेसिकली ये जो कोई एक मॉब होता है, एक भीड़ ने कम से कम 22 जो इंडियन पुलिसमैन थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की तरफ से ब्रिटिश पुलिसमैन थे, इंडियन ब्रिटिश पुलिसमैन आप बोल सकते हैं, उन पे हमला कर दिया, जिसमें 22 जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद ना गांधी जी काफ़ी डर जाते हैं और इस वजह से ये जो मूवमेंट है, यानी कि ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है, ये इसे वापस ले लेते हैं। ठीक है, बैक ऑफ हो जाते हैं इससे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी इजी कॉन्सेप्ट हैं ये, और आप चाहें तो मैं इसकी जो पीडीएफ है इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु लेड द रिवोल्ट इन गुडम हिल्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुडम हिल्स है ना, आंध्र प्रदेश में, कोई एक बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था उसे लीड किया था। ठीक है, तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, ये सारे गलत हैं, ये भी गलत है, महात्मा गांधी भी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्लूरी सीताराम। ठीक है, अल्लूरी सीताराम यहाँ पे एक आप बोल सकते हैं नेशनलिस्ट थे ये भी। ठीक है, इनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, इन्हें लोग भगवान माना करते थे, बोलते थे इनके पास कुछ शक्तियाँ हैं। ठीक है, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली किया क्या कि जो ब्रिटिश ने एक रूल पास किया था, वो था मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। अब इसमें हुआ क्या बेसिकली कि अब क्योंकि ये जो सीतारमन जी थे, ठीक है, अल्लूरी सीतारमन जी थे ना, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते थे किसको? ये ट्राइबल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ था, इसमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे जो एक्टिविटी, अब जो क्योंकि जो ट्राइबल्स होते हैं बेसिकली वो तो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं ना अपनी रोज की जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे इन ट्राइबल्स ग्रुप पे कि आप कोई भी रिसोर्स यूज नहीं कर सकते फॉरेस्ट का। तो यहाँ पे इस वजह से ये जो सीताराम जी थे, ठीक है, इनने इस रिवॉल्ट को लीड किया था। ठीक है, बाद में इन्हें फांसी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये इनका मानना ऐसा था, ये गांधी जी को फॉलो करते थे, सपोर्ट भी किया था इन्होंने खिलाफत मूवमेंट का और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। बट इनका मानना ये था कि अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, तो आपको एक हिंसा का सहारा लेना होगा। ठीक है, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। तो ये अंग्रेजों से लड़े और फिर बाद में पकड़े गए, उसके बाद इन्हें, ठीक है, इन्हें सजा हुई मौत की। ठीक है, और उसके बाद इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कौन सा ठीक है मूवमेंट स्टार्ट हो गया था डांडी मार्च से? तो यहाँ पे पहला है खिलाफत मूवमेंट, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में स्टार्ट, 1940 के बाद ही शुरू हुआ था। तो सबसे जो 1942 में शुरू हुआ था शायद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, जो लॉर्ड इरविन थे, इसमें कुछ गांधी जी ने डिमांड्स लिखी थी अपनी, उन डिमांड्स को नहीं माना गया। तो गांधी जी ने, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिया था, यानी कि सॉल्ट, ठीक है, एक डेली नीड्स जो होती हैं, डेली डे टू डे नीड्स में सॉल्ट, हम जैसे पानी हम यूज़ करते हैं वैसे हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, बिना नमक के हम खाना नहीं खा सकते। तो उस चीज़ पे टैक्स लगाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था। तो इस वजह से मूवमेंट को लेड किया था। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये जो साबरमती आश्रम है यहाँ से शुरू किया, और गुजरात कोस्टल का टाउन है दांडी, वहाँ तक ये किया था। और ये 240 माइल्स की इनकी ये जो गांधी जी ने राइड थी इनकी, एक टाइप की बोल सकते हैं आप, 240 किलोमीटर चले थे कम से कम, वहाँ से साबरमती से जो
गुजरात कोस्टल टाउन जो था दांडी, उसकी जो उसका जो जो था वो डिस्टेंस जो था वो बेसिकली 240 माइल था। तो यहाँ पे इनकी यात्रा हुई थी पूरी, और यहाँ पे जाके इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे गांधी जी ने नमक उठाया और नमक को बॉईल किया, और पानी को बॉईल किया, उससे नमक बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का यहाँ पे साल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पे, ठीक है, तो सो ऑप्शन सी, तो यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, अब गांधी जी ने यहाँ पे कुछ डिमांड अपनी ठीक है बोला था लॉर्ड इरविन को। ठीक है, और सबसे बड़ी जो डिमांड थी उनकी कि जो टैक्स पे आपने जो नमक पे जो टैक्स लगाया है ना आप पे, वो उसे हटा देना चाहिए आपको। क्योंकि क्योंकि नमक बहुत ही मतलब नेसेसिटी गुड्स में आता है। ठीक है, आप नमक नमक पे कैसे टैक्स लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ, गांधी जी ने जो मूवमेंट था वो शुरू किया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, दांडी मार्च से, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1959 वेग ऑफ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। ठीक है, तो भाई डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था हमें कब, 1929 में। किया किसने था, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर सी एओ ह्यूमे, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मायो। ठीक है, तो लॉर्ड मायो तो बहुत पहले आ चुके थे, तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। एओ ह्यूमे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये तो फाउंडर थे किसके, कांग्रेस के। ठीक है, सर जॉन साइमन, ये साइमन कमीशन लाए थे, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन जो थे ना भाई, इनने ऑफर किया था डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस में इन्होंने बोला था कि हम आप अपने हिसाब से कंट्री को चला सकते हैं, बट एट दी एंड आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आएंगे। ठीक है, एट दी एंड जो भी डिसीजन है, ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से अपनी सरकार बना सकते हो, जो भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपना लेजिस्लेचर बना बना सकते हो, लेकिन एट दी एंड आप किसके अंडर में आओगे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आओगे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए, import of foreign clothes helped between 1921 and 1922. Option number B, in many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. Option number C, production of Indian textile mill and handloom went up. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था तो उसके कुछ इफेक्ट देखने को मिले थे। क्या, अब गांधी जी ने बोला कि भाई जो फॉरेन क्लोथ्स है ना उन्हें यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्ट था बेसिकली वो कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हुआ क्या, इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंसेस। तो यहाँ पे जो इंडियन ट्रेडर्स थे ना, इन लोगों ने फॉरेन गुड्स में और, ठीक है, ट्रेड करने से मना कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मना, और क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम विदेशी माल लेना बंद कर देंगे तो हम, ऑब्वियस सी बात है, अपना जो स्वदेशी माल है वो लेना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो द पूना पैक्ट विच वॉज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड महात्मा गांधी 1954 प्रोवाइडेड फॉर। ऑप्शन नंबर एक, क्रिएशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। ठीक है, ये तो हुआ ही नहीं था। ये तो भाई डोमिनियन स्टेटस की तो वो लॉर्ड इरविन ने एक ऑफर दिया था हमें। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उनने उसे ठुकरा दिया था, उनने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर सी था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन्स, ए जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ फॉर हरिजन्स। ठीक है, तो पूना पैक्ट क्या था, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली कि यहाँ पे अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मान लो 100 सीट्स हैं। ठीक है, अब 100 में से गवर्नमेंट ने बोला कि 100 में से 33 जो सीट है ना उस पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ, अब मुस्लिम पहले, सबसे पहले जो अंग्रेज थे इनने ये सबसे पहले अप्लाई किया था मुस्लिम्स पे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इनने दूसरे रिलीजन पे भी लाना शुरू किया, सिख, क्रिश्चियंस वगैरह। एंड देन फिर क्या किया इनने, कास्ट में भी लाना शुरू कर दिया। तो जो बेसिकली शेड्यूल कास्ट के लोग थे उस टाइम, ठीक है, थोड़े डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, इसमें भी ये बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ला रहे थे, जिसे जिसे जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनने एक्सेप्ट कर लिया था। अब गांधी जी ने यहाँ पे हड़ताल करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से गांधी जी की, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नाम था उनका, तो यहाँ पे पूना पैक्ट साइन होता है, सब उन्हें मनाने जाते हो, यहाँ पे पूना पैक्ट साइन होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि इन्हें क्या, गांधी जी क्या बोलते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट का तो सीन नहीं रखेंगे हम, लेकिन हम रिजर्वेशन देंगे आपको, किसे, हरिजन्स को। ठीक है, बेसिकली गांधी जी डिप्रेस्ड क्लास को हरिजन्स बोला करते थे। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जिसका ठीक है, इसका मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट विद द रिजर्वेशन ऑफ हरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे हरिजन को
यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेपरेट वो सॉरी यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात कही, ठीक है। यहाँ पे हरिजन्स को जॉइंट इलेक्टोरेट देने की बात कही गई, और रिजर्वेशन यानी कि 100 में से 33 सीट है, उस पर 33 में जो हरिजन्स हैं वो खड़े होंगे, लेकिन उन्हें वोट कोई भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें हरिजन्स वोट देंगे, उनके लिए रिजर्व है सीट, लेकिन वोट कोई भी दे सकता है उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ए जॉइंट इलेक्टोरेट विद अ रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लास्ट शायद क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो इन दिसंबर 1929 अंडर हुम प्रेसिडेंसी द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है। यहाँ पे 1929 में तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉर्ड इरविन जो थे, इन लोगों ने क्या, इनने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था, लेकिन उसे रिजेक्ट करके पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो किसने की थी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया था, बोला था कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तो सेपरेट सॉरी हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। इस वजह से और यहाँ पे डिसाइड किया गया था 26 जनवरी को, ठीक है, कि हम अपने आज़ादी का दिवस मनाएंगे। तभी हम जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था, तो इस वजह से हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप आपको कोई भी अगर इशू है, आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं मेरे को, ठीक है। एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं कुछ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट है वो लाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं दूसरा कोई चैप्टर है हिस्ट्री का वो उठा के लाऊंगा। टर्म 2 के पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो फिनिश कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। कमेंट्स में जो आप कोई भी अप्रिशिएट कर सकते हो यार मेरे को, अगर ठीक पढ़ाया हो तो, ठीक है। तो ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाल वाला बटन है ना वो दबा दो यार प्लीज़, मत सोचो प्लीज़। अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ यार दबा दो उसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।